तुम लोग को बताऊंगा मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस। फिजिक्स में मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स और ऐसी चीजें भी डिफाइन की गई है और वो सारी चीजों का क्या मतलब बनता है। ठीक है, अभी के लिए शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स में हर एक एक चीज जैसे कि फोर्स ले लो, फोर्स है, लेंथ है, फिर फॉर एग्जांपल हम एनर्जी ले लेंगे। ये सारी चीजों को एक नाम दिया गया, इनको बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी को जरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है बोलो? एनीथिंग, स्पीक इट आउट, कम ऑन गाइस। एनीथिंग विच, बोलो केतन श्रुति, unmute yourself and speak it out. We can Anything we can touch, feel. touch, we can see, we can We can feel. feel. जैसे कि फोर्स को we cannot see but we can feel force. एनर्जी we cannot see but we can feel. लेंथ को हम मेजर कर, मतलब लेंथ को हम बता सकते हैं कि इतनी लेंथ है, we can simply see it. ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, बट देयर इज वन मोर थिंग टू फिल, जिसको फीलिंग्स बोलते हैं। फीलिंग्स वी कैन फील, मतलब वो क्वांटिटी में नहीं आती, इसलिए इस डेफिनेशन को हटा दिया गया क्वांटिटी की और इसकी जगह एक नई टर्म लाई गई जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड एज क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर फीलिंग्स और ये सब भी आ जाता है, बट वी हैव मोर प्रिसाइज डेफिनेशन एंड मोर प्रिसाइज टर्म फॉर इट। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एक अभी डेफिनेशन बना दिया गया कि जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वी कैन मेजर फोर्स, वी कैन मेजर लेंथ, वी कैन मेजर एनर्जी, दिस ऑल द थिंग्स विल बी फिजिकल क्वांटिटी। बट द थिंग्स लाइक फीलिंग्स वी कैन नॉट मेजर, उनको हम बोलते हैं सिर्फ क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। समझ में आया? हाय आयुष, आयुष आवाज आ रही है मेरी? एनीथिंग विच वी कैन मेजर is called as what? Physical quantity. क्या तुम्हें इतना टर्म क्लियर है? बोलो। बताओ केतन श्रुति, फिजिकल क्वांटिटी ये टर्म क्लियर हुई तुम्हें? एनीथिंग विच वी कैन मेजर विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसका भी हमारे पास मेजरमेंट है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे, बाकी किसी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। आज मेरे पास कोई नई चीज आ जाती है लेकिन मेरे पास उसको मेजर करने का तरीका ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा? क्लियर है? बताओ बेटा। हाँ श्रुति, केतन, आयुष। यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इससे। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई थी। जब बहुत पहले कोई बराबर मेजरिंग सिस्टम नहीं था, उस वक्त में कोई इंच यूज करता था, कोई एक हाथ का नाप यूज करता था, कोई अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग चीजों से उन लोग मेजरमेंट करते थे। सबसे बेसिक जो 3 क्वांटिटी है जिनके मेजरमेंट बहुत पहले से चले आ रहे हैं, एक लेंथ है, किसी भी चीज को देख के उसकी लेंथ परख सकते हैं, किसी भी चीज को टच करके मतलब उठा के उसका मास परख सकते हैं। जो बाद में पता चला कि वो वेट है कि मास है, उसकी क्लियरिटी में भी नहीं जाएंगे, लेट इट बी एम्बिगुअस राइट नाउ। इसके अलावा टाइम है। ये 3 ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बहुत पहले से समझते हैं, बहुत पहले से देखते आए। ठीक है, जब हमारे पास मीटर स्केल नहीं था, रूलर नहीं था, फिर भी हम लोग लेंथ मेजर कर लेते थे कि हाथ का इतना डिस्टेंस, ये इतना इंच का डिस्टेंस लेके। लेकिन क्या होता है कि हर किसी का हाथ का ये डिस्टेंस, हर किसी का इंच का डिस्टेंस, मतलब हमारी उंगलियों का ये डिस्टेंस फर्क होता है। समझ में आया? तो अगर
कोई दूसरी कंट्री में कोई किसी का हाथ छोटा है, जैसे जापान में चाइना में छोटे हो गए हाथ सबके, तो उन लोगों का मेजरमेंट कम आएगा, लेकिन जब भी वही मेजरमेंट इंडिया में आएगा तो बढ़ जाएगा। तो सेम चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में मेजर हो रही है, ये प्रॉब्लम था, समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग मास के लिए भी ऐसा करते थे कि इतना उठा के इतना वेट फील कर लेते थे कि हाँ ये इतना चीज है तो इसे इतना मास होगा। टाइम के लिए हम बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड रहे बहुत पहले से। टाइम के लिए बहुत पहले हम फैक्टर पे डिपेंड रहते थे कि शेडो पे, ये सबसे प्रिसाइज होता था शेडो वाला। उसके पहले हम डिपेंड करते थे कि सन की पोजीशन किधर है, उसी के हिसाब से शेडो ले लेते थे। फिर मून की पोजीशन के हिसाब से कौन सा मतलब महीने का कौन सा दिन है वो डिसाइड करते थे। सन की पोजीशन और शेडो के हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि डे में कौन सा टाइम है। फिर उसके हिसाब से हमने वो घड़ी भी बना ली, जिसमें एक ऐसा, तुम अगर कभी राजस्थान और इस साइड गए हो तो इस तरह से लिया जाता है, मतलब एक तरह से एक वुडन ब्लॉक होता है ट्राइंगुलर, इसका शेडो बताता है 12 घंटे, इसका शेडो हमें 12 घंटे बताता था। तो अलग अलग तरीके से टाइम मेजर किया गया, ठीक है। अभी कोई कोई कंट्रीज ऐसी थी जहां पे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज किया करते थे उन लोग, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज किया करते थे, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज किया करते थे, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज किया करते थे। भले उस वक्त सेकंड की डेफिनेशन अलग थी, मतलब सेकंड मतलब क्या होता है, तुम्हें किसी को पता है 1 सेकंड कितना होता है? ये 1 सेकंड कैसे मेजर करते हैं पता है? श्रुति, केतन, 1 सेकंड कैसे मेजर करते पता है बेटा? 1 सेकंड कितना होता है वो पता है? हाय आयुष, इफ पॉसिबल कीप योर कैमरा ऑन आयुष। यस सर। ग्रेट, हाँ बताओ केतन बेटा। श्रुति, सेकंड कितना होता है तुम्हें पता है? नो। केतन पता है तुम्हें बेटा? No, sir. ओके, तो ये जो 1 सेकंड है, अच्छा तुम्हें बता दूं कि ये 1 सेकंड जो होता है ना वो सीजियम एटम, तुमने सुना है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये सारे इस तरह से एक एटम होता है सीजियम एटम। ये सीजियम एटम के अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, 9 लाख ऑसिलेशंस, मतलब सीजियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन 9 लाख टाइम्स ऐसा ऑसिलेट करेगा, उसकी नीचे की ऑर्बिट में, उसके ऊपर के ऑर्बिट, नीचे की ऑर्बिट, ऊपर की ऑर्बिट, ऐसे कर करके। तो उतने ऑसिलेशंस, एक्चुअली रेडिएशंस होता है बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं तुम्हें ऑसिलेशन रख रहा हूं, उतने ऑसिलेशंस कर लेता है सीजियम एटम का वो इलेक्ट्रॉन, तब जाके हम बोलते हैं कि ये 1 सेकंड हुई। समझ में आया? याद रहेगा, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। अभी इतना कौन भी सा इलेक्ट्रॉन? सीजियम एटम, सीजियम, 1 सेकंड, ये रहा सीजियम 12 में सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो जब ऑसिलेट करेगा तो हाय साहिल, साहिल एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। साहिल, ओके। तो सीजियम एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितने रेडिएशंस दिखाता है, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये 1 सेकंड हुई, ठीक है। उस तरह से ये मतलब उस वक्त में कोई पर्टिकुलर कंट्री में सेंटीमीटर यूज किया जाता था लेंथ को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए ग्राम लिया जाता था, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड लिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम दूसरी कंट्रीज में नहीं चलती थी, जैसे कि कोई कोई कंट्रीज ऐसी थी जहां पे लेंथ को मेजर करने के लिए फुट लिया जाता था, फुट या फीट जो भी बोल सकते हो तुम, मास को मेजर करने के लिए पाउंड लिया जाता था, ठीक है, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड लिया जाता था। ऐसी कंट्रीज यूजुअली ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती थी, मतलब जहां पे भी ब्रिटिश का राज चलता था, जैसे इंडिया में भी रहा है, तो इंडिया में अभी भी लेंथ को, अच्छा लेंथ छोड़ो, वजन को, जब जिम के वेट्स होते हैं उनको पाउंड में बोला जाता है, सारी की लेंथ होती है उनको फुट में बोला जाता है, फीट में बोला जाता है ना। तो अभी भी हम लोग ये सिस्टम को यूज कर रहे हैं, मतलब लोकली यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे, बट स्टिल वी आर हैबिटेड ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि अभी तो 50 साल ही हुए, तब तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, तो उन लोग को ये आदत होती है, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स में आई, फिर हमारे हमारे में आई, थोड़ी थोड़ी आई, तो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अभी भी वी कैन ऑब्जर्व कि काफी जगह पे हम लेंथ को फुट में
मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, बराबर है। ऐसी ही कोई कंट्रीज थी जहां पे लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, टाइम को मेजर करते थे, अरे सॉरी, मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। ठीक है, ये 3 डोमिनेंट यूनिट्स है। मैं यही तीन क्वांटिटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये 3 डोमिनेंट क्वांटिटी है और उनके ही 3 यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे ज्यादा करके। इसके अलावा उस वक्त में कोई इन्वेंशन भी नहीं थी। उस वक्त कौन जानता था टेम्परेचर क्या होता है, उस वक्त कौन जानता था कि करंट क्या होता है, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो उस वक्त में इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन, उतना ज्यादा बिजनेस, इतना ज्यादा कुछ था नहीं। तो हर कोई कंट्री ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ कुछ यूनिट बना लिए थे। जैसे कि फ्रांस था, वहां पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड चलता था। ठीक है, ब्रिटिश लोग जो थे ये फुट, पाउंड और सेकंड यूज करते थे। फिर एक ही ऐसा 3 ही कंट्रीज थे। अच्छा, ये जो एमके सिस्टम जब बना गया ना, इसको बोलते हैं एमके सिस्टम। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको कैसे नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनना। CGS, इसको क्या बोलते हैं? CGS सिस्टम। सुना है नाम ये? बोलो बेटा। हाय श्रुति, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस सर। हेलो ऋषिका। देखिए, हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स के बेसिक्स क्वांटिटी ऊपर। जैसे कि फिजिक्स में जो भी चीजें होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। लेकिन उसका प्रिसाइज डेफिनेशन ऐसे दिया जाता है कि जिस भी चीज को हम मेजर कर पाए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी विच वी कैन मेजर, लेंथ वी कैन मेजर, फोर्स वी कैन मेजर, फीलिंग्स वी कैन नॉट मेजर। सो फीलिंग्स वॉन्ट बी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते। फोर्स को फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेंथ को फिजिक्स में पढ़ते हैं, एनर्जी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। याद रहेगा? श्रुति, डाउट है कुछ? याशी, ऋषिका, बेटा साहिल, कुछ डाउट है तो बताइएगा। ठीक है Sir, I have joined now, so can you explain it again? इसीलिए मैंने रिवाइज कराया ना। ओके, लास्ट टाइम बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। फिजिक्स में हम कुछ क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। फिजिक्स में हमने कभी भी इन चीजों के बिना बात नहीं कर सकते। कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी चीज उठाओ फिजिक्स में, विदाउट दिस क्वांटिटीज हम आगे नहीं पढ़ सकते। या तो कोई चैप्टर फोर्स के साथ डील कर रहा होगा, कोई चैप्टर लेंथ के साथ डील कर रहा होगा, कोई चैप्टर एनर्जी के साथ डील कर रहा होगा, कोई चैप्टर मास के साथ डील कर रहा होगा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये क्वांटिटीज क्या होती है, हम उसके साथ आगे डील नहीं कर सकते, मतलब आगे चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। तो जो भी चीज को हम देख सकते हैं, जैसे कि लेंथ को हम देख के पता कर सकते हैं, है ना, इस चीजों को बोलते हैं क्वांटिटी। जिस भी चीज को हम टच कर सकते हैं, जैसे वजन, उसको हम टच करके पता करते हैं कि इतना वजन है। ठीक है, फिर एनर्जी, फोर्स, जिसको हम फील कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये इतनी फोर्स होगी, इतना धक्का हमें लगा तो इतनी फोर्स होगी। समझ में आया? तो इसलिए ऐसी जो क्वांटिटीज है उनको और प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए बोला गया कि आज से हम इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी हम उन्हीं को डालेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, तो फोर्स को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग्स हम फील कर सकते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। वी वॉन्ट बी सेइंग कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। याद रहेगा, फिजिक्स में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। कोई डाउट अभी तक क्लियर है सबको? प्लीज एक बार अनम्यूट करो और हाँ बोल दो, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए। हाँ सर, हाँ सर। बाकी सब ऋषिका, साहिल, श्रुति? Yes sir. ग्रेट। तो उस पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस वक्त में इतना अच्छा ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हर कंट्री एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं थी, उस वक्त की बातें कर रहा हूँ। कि उस वक्त ऐसा होता था कि हर कोई कंट्री अपने कंट्री के अंदर बिजनेस चलाने के लिए, विदाउट मेजरमेंट तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आपको कोई भी चीज बेचनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, तुम ऑब्वियसली विदाउट मेजरमेंट उसको खरीद और बेच नहीं सकते। ठीक है, तो मेजरमेंट इज मस्ट। और किसी भी चीज को मेजर करे बिना उसको बेचा तो फायदा और नुकसान सबसे, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तुम्हें पता होगा कि पहले के जमाने में
एक गुनी भर के अपन गेहूं दे देते थे, उसके सामने किसी के पास से चप्पल बनवा के लेते थे मोची के पास से, और किसी के पास सोनार की दुकान पे जाके सोना करते थे। तो ये तो गलत हो गया ना, इतना तुम गेहूं दोगे उतना सोना थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो फायदा नुकसान हो गया कि किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, और अननेसेसरीली हो रहा है विदाउट इंटेंशन। तो हम उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने यूनिट बनाने का सोचा। तो हर कंट्री ऐसा यूनिट बनाई क्योंकि हर कंट्री को समझ तो गया कि भाई इधर प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी किसी कंट्री जैसे कि फ्रांस है, फिर काफी सारी कंट्री है, पहले तो इधर कनाडा और ये सब भी होते थे, कनाडा है, यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता है? एवरीवन स्पीक इट आउट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलो बच्चा। सेंटीमीटर। एक ही बच्चे से आवाज क्यों आती है? सेंटीमीटर। दो दूसरे से आई, तीसरे से आई। Centimeter. Okay. तो लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज किया जाता था, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज किया जाता था, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज किया जाता था। ठीक है, अभी इसको हम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सी रिप्रेजेंट सेंटी, CGS system. हाँ, सी रिप्रेजेंट सेंटी, जी रिप्रेजेंट्स ग्राम, एस रिप्रेजेंट सेकंड। तो कुछ कंट्रीज में सीजीएस सिस्टम अडॉप्टेड था, और कंट्रीज सीजीएस सिस्टम में बात करती थी। ठीक है, ऐसे ही जो भी ब्रिटिश मतलब यूके वाले, यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, उनके पहले वो सब पे राज करते थे ना, तो ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितनी भी कंट्रीज थी, अफ्रीका थी, इंडिया थी, इन सब जगह पे जहां पे भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी, वही तो बिजनेस देखती थी ना ब्रिटिश का। तो वहां पे फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम चलता था। मतलब लेंथ विल बी मेजर्ड इन फुट, मास विल बी मेजर्ड इन पाउंड, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड। तो वहां पे एफपीएस सिस्टम चलता था। क्या चलता था बोलो? FPS system. हाँ, क्योंकि उन लोग अपने आप को बहुत शाही समझते थे, तो उन लोग इसका नाम देके रखे थे इंपेरियल सिस्टम। ठीक है, उन्होंने इस सिस्टम को इंपेरियल सिस्टम बोला था, बट क्योंकि हमें सबको बराबर से नाम करने थे, इसलिए हमने उसके पहले लेटर के ऊपर से सबको नाम दे दिए। इधर देखोगे तो एफ पी एस, तो एफपीएस बना दिया। समझ में आया? भले वो ब्रिटिश वालों ने जो भी नाम रखा, जैसे तुम्हें पता है ना, तुमने केमिस्ट्री में कार्बन का पढ़ा होगा, हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपना लिया, पहले सब अपना अपना नाम दे देते थे कंपाउंड को, पता है? Yes, sir. तो इस तरह से हमने इसको भी अपना नाम दे दिया कि आज से सिंप्लिसिटी के लिए उसको एफपीएस बोलेंगे। ऐसे ही एक और सिस्टम थी जो बहुत ही वाइड स्प्रेड और बहुत ही फेमस थी, जिसका नाम है मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम इतनी फेमस हो गई थी, मैट्रिक सिस्टम इतनी कन्वीनियंट भी थी यूज करने में, मैट्रिक सिस्टम इतनी कन्वीनियंट थी कि इवन फ्रांस ने भी सीजीएस छोड़ के मैट्रिक पे आ गया था, एक्सेप्ट फॉर 3 कंट्रीज, एक्सेप्ट फॉर 3 नेशंस और एक्सेप्ट फॉर 3 कंट्रीज, सब लोग MKS सिस्टम यूज करते थे। MKS में लेंथ वुड बी मेजर्ड इन मीटर, मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड। समझ में आया? MKS सिस्टम को ही हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, याद रहेगा। आज भी तुम कहीं पे जहां पे मेजरमेंट होता होगा ना, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे वेट मेजर करने का, तो उसमें नीचे साइड में लिखा होगा मैट्रिक यूनिट। ठीक है, तो अभी कोई ट्रक लेके जाता होगा ना सामान, तो ट्रक जब भी कोई सामान लेके जाने वाला ट्रक होता है, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है मेजरमेंट। तो उसमें वो कितना वेट झेल सकता है, क्या है क्या नहीं, उसका साइज और ये सब लिखा होता है। उसमें भी साइड में लिखा होता है मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम मतलब लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड। आई होप तुम्हें समझा इतना। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. बच्चा प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने कैमरा ऑन रखेंगे, तो मुझे ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। ऐसे तो ऐसा लगता है कि बस मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैट्रिक सिस्टम कौन सी 3 कंट्री यूज नहीं करती थी वो बता देता हूँ, एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अपने आप को उस वक्त से सुपर पावर समझता था, तो उसने सबसे अलग ही सिस्टम अपनाई थी।
जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा कुछ नाम था, बहुत बता सा मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड, याद नहीं मुझे, पर उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ समथिंग सिस्टम ही आता था। तो एक यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सिस्टम यूज करता था, लिबेरिया और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज जो थी, म्यांमार अपने इंडिया के बाजू में, ये पता है ना, तो ये 3 कंट्रीज एमके सिस्टम को फॉलो करने रेडी नहीं थी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दिस 3 कंट्रीज कोई भी एमके सिस्टम को फॉलो नहीं करता था, सॉरी बाकी सब एमके सिस्टम को फॉलो करते थे एक्सेप्ट फॉर दिस 3 कंट्रीज। तो ये तीनों कंट्रीज को भी जब तक इस सिस्टम के अंदर नहीं लाया जाए तब तक हर कंट्री अपनी अपनी जिद से अलग अलग सिस्टम बना सकती है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। इसमें क्या होता था कि यूएस का कोई साइंटिस्ट है, जब वो इंडिया के साइंटिस्ट से बात करेगा, इंडिया का साइंटिस्ट यूज करेगा 1 मीटर इतना है, मतलब इंडिया का साइंटिस्ट बोलेगा भाई मैंने 10 मीटर का ये चीज मेजर किया, यूएस का साइंटिस्ट वो नहीं मानेगा। यूएस का साइंटिस्ट समझो वो सीजीएस यूज करता है, तो वो बोलेगा ये इतने सेंटीमीटर है, तो यूएस के साइंटिस्ट को वो चीज नोट डाउन करना पड़ेगी कि भाई ये 1 मीटर बोला, फिर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो यूज कर पाएगा उस डेटा को। इस तरह यूएस का साइंटिस्ट भी तो कम्युनिकेशन में बोल देगा कि भाई मेरे पास 5000 सेंटीमीटर है, तो उसको इंडिया के साइंटिस्ट को नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको यूज कर सकता है। तो ये कम्युनिकेशन के वक्त में बहुत गैप होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है। जब ये मिस्टेक होती है तब लॉस दोनों साइड होता है, ठीक है। आज इसको होगा तो कल इसको होगा, तो इसको नलीफाई करने के लिए हर किसी को एक सिस्टम पे आना जरूरी था। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन आया, जैसे यूनाइटेड नेशंस, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रहता है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। आप लोगों को पता ही होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना ऋषिका, श्रुति, कीर्तन, साहिल, याशी, है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. ग्रेट। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम MKS सिस्टम जो ऑलरेडी सब लोगों ने वाइड स्प्रेडली यूज किया है उसको बाकी की 3 कंट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम एक मॉडिफाई कर देते हैं इसको, मतलब MKS को ही मॉडिफाई करना है हमें, और एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट्स बोलते हैं अभी इसको, याद रहेगा। SI यूनिट में टोटली SI यूनिट में हमने टोटली फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। SI यूनिट में मतलब ये जो सिस्टम हम बना रहे थे उसमें हमने सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटी, सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटी, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल, एक काम करो तुम्हें मुझे एग्जांपल दो, तुम्हें क्या समझा फिजिकल क्वांटिटी से बताओ मुझे। एक एक जन को पूछूंगा, कुछ भी आप नाम बता सकते हो, बस वो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी लोग नाम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। याशी बताओ, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ। गिव मी नेम ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी याशी। वो मीटर। साहिल ने बता दिया, ठीक है। याशी अभी बताओ बेटा। याशी 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 Yes, sir. कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ। Meter. मीटर बेटा उसने बता दिया। अच्छा तुम एक मिनट, मीटर जो है वो लेंथ को मेजर करने का तरीका है, वो उसका यूनिट है, वो क्वांटिटी नहीं है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में। लेंथ को मेजर मीटर में करते हैं, मीटर इज अ यूनिट, लेंथ इज अ क्वांटिटी, Okay, ठीक है। sir. तो साहिल ने लेंथ बताया, साहिल बराबर ना, समझ में आया साहिल। हाँ सर। याशी अभी तुम एक क्वांटिटी बताओ, कोई भी बता सकते हो जो तुमने आज तक फिजिक्स में पढ़ी हो, कुछ भी उठाओ, सब क्वांटिटी होती है। जल्दी याशी। Sir, should I say? एक सेकंड, याशी को जवाब दे देने दीजिए जल्दी बेटा। याशी जल्दी 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 जल्दी। Value. क्या क्या हुआ याशी, बोलो जल्दी, तेरे लिए मैं टिकटॉक लगा देता हूँ। Arre, sir, I don't know because I was late joined. That's why. अरे टिक टिक महाशय चालू हो गए। अच्छा सुन, कब से ज्वाइन किया तूने?
Sir, I joined it at 11:15. बात वो नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा था तब ज्वाइन किया, अब मैं टाइम से कैसे मेजर करूं। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी तुमने फिजिक्स में पढ़ा था सब फिजिकल क्वांटिटी ही थी बेटा। एनर्जी। हाँ केतन ने बोला एनर्जी। ओके आयुष बताओ अभी बेटा। सर टाइम। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड, ऊपर ही लिखा है। ऋषिका। Gravity. ग्रेविटी इज इट फिजिकल क्वांटिटी? ग्रेविटी से क्या डिफाइन करते हो तुम मुझे बताओ। काफी सारे लोग ना ग्रेविटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ग्रेविटी मतलब क्या? बोलो ऋषिका। क्या ग्रेविटी से तुम्हारा ये मतलब है कि अर्थ किसी चीज को खींच रहा है उसको ग्रेविटी बोल रहे हो? क्या जी की वैल्यू जो 9.8 है उसको ग्रेविटी बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो। सर टेम्परेचर आ सकता है ना? टेम्परेचर आ सकता है ना, वेरी नाइस। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। इतना क्लियर है Speed. क्या? Speed. हीट, वेरी नाइस, हीट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट श्रुति। Yes, sir. बता एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दो। Mass. मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेरी नाइस। मधुरा बेटा आपने कब ज्वाइन किया? हेलो हेलो हेलो। अच्छा सबका नाम आ गया, बोलो। इलेक्ट्रिक करंट। करंट, वेरी नाइस। तो तुम लोग को इतना तो समझ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। जैसे करंट का तुमने यूनिट सुना होगा एम्पियर, है कि नहीं? हीट का यूनिट सुना होगा जूल या कैलोरीज। हमारी बॉडी में जो हीट होती है उसको हम कैलोरीज में बोलते हैं। ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटी जो होती है वो फिनोमिना होता है कि जिसकी वजह से अर्थ किसी चीज को उसके तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ज्यादा करके लोग इसको ग्रेविटी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये जनरली इसको बोल सकते हैं, लेकिन मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेविटी जी की वैल्यू को नहीं बोलते। दिस इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, छोड़ो उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाते, अभी के लिए इतना तो तुम्हें क्लियर है, राइट? एनीवन हैज एनी डाउट? तो मैं थोड़ा बहुत रिकैप करा सकता हूँ लेकिन बाद में पॉसिबल नहीं है, बच्चा जल्दी बता दो। No, sir. ओके ग्रेट। तो एसआई यूनिट में सारे की सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने बोल दिया कि इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। एक सेकंड, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल। फिर दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड, और तीसरे को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। दिस आर दी 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो एसआई यूनिट सिस्टम ने डिवाइड कर लिया। एसआई यूनिट के हिसाब से, एसआई यूनिट के हिसाब से ये 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज है। एक सेकेंड मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज बोलो, इतना समझा? एसआई यूनिट ने पूरे Yes. फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ऐसा इसलिए किया था कि हमारा पढ़ाई और सिंपल हो जाए, सब लोग बहुत इजीली इसको समझ पाए। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में उन क्वांटिटीज को डाला जिसका यूज हम डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, जैसे कि लेंथ। हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा लेंथ की बातें करते हैं, ऑलमोस्ट रोज हम बात करते हैं इसकी, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। दूसरा होता है मास, मतलब जिसको हम वजन भी बोल रहे हैं। बाद में मैं तुम्हें डिफरेंस क्लियर करूंगा कि वजन और ये मास और वेट में क्या फर्क है, अभी के लिए उसको इतना ही समझ गए। फिर है टाइम। ये 3 तो तुम्हें समझता है ना कि ये 3 बहुत जरूरी क्वांटिटी है, सबसे बेसिक क्वांटिटी हो सकती है ये।
बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट। इसके अलावा लिया उन्होंने टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी उतना ही नेसेसरी है, टेम्परेचर भी बहुत नेसेसरी है, ठीक है। फिर करंट, और फिर लिया उन्होंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझाऊं सर मैं तुम्हें? ये हाँ बोलो। सर यही पूछने वाला था, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? मुझे पता है, 2 मिनट वेट कर ले, सिर्फ ये नाम ऐसा मान लो, मैं सब सारे का मतलब समझाऊंगा एक एक करके। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा अभी देखिएगा ध्यान से, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ये 7 ऐसी क्वांटिटीज चुनी गई है जिनको यूज करके दुनिया में इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है, फिर लेट इट बी स्पीड, लेट इट बी फोर्स, लेट इट बी एक्सेलरेशन, लेट इट बी हीट, लेट इट बी चार्ज, लेट इट बी वोल्टेज, कुछ भी जितने भी नाम हमें आता है फिजिक्स में, वो सारे के सारे डिराइव्ड में आ जाएंगे और वो सारे फंडामेंटल से ही बनेंगे। तो मैं दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। अभी इन सब का मीनिंग जानना चालू करते हैं, ठीक है। लेंथ, लेंथ का तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। लेंथ जो होता है उसको बहुत पहले क्या किया गया था कि सब लोगों ने एक स्केल बना ली। समझ लीजिए ये एक स्केल ले ली, एक सेकेंड, एक स्केल ले ली बराबर, और इस स्केल की लेंथ बोल दी है 1 मीटर है, और इस स्केल की एग्जैक्ट सेम कॉपी म्यूजियम में रख दी, और दूसरी ये फ्रांस में या पेरिस में कहीं रखी हुई है ऐसे ऑलरेडी, और उसकी बाकी सारी कॉपी हर कंट्री में एक एक दे दी, और हर कंट्री को गाइड कर दिया कि भाई तुम सबको, जितने भी स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन सबको ये स्केल का एक और कॉपी दे दो बना के, बराबर है। और आज से इसको 1 मीटर बोला जाएगा। तुम 1 मीटर, 1.5 मीटर, 5.5 मीटर, हाफ सेंटीमीटर, 1 मीटर, कितना भी बनाते हो, इस स्केल को इस स्केल के रेफरेंस से बनाओगे। तो हमने पूरे दुनिया में 1 मीटर बता दिया कि इतना होता है, समझ में आया। बट यहाँ पे अगर कोई भी, किसी ने अगर दुनिया के सारी मीटर की स्केल एक साथ तोड़ दी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट इमेजिन करो कि कुछ भी सिचुएशन हुई है सब जगह कि मीटर की स्केल एक साथ टूट गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हर जगह मीटर का डिस्टिंग्विश अलग अलग हो जाएगा। दूसरा, ये जो है ना, तुम्हें अभी दिख रहा है कि एकदम प्रिसाइज है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते ना, तो इसका जो यहाँ पे सबसे लास्ट मार्क होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, लास्ट, एकदम लास्ट मार्क दिख रहा है बेटा? हाँ सर। उसके बाजू में थोड़ा सा गैप रह गया है, तो वो उसको बोलते हैं, मतलब वो प्रिसिजन नहीं हुआ उसका उतना, वो जो है ना वो एरर है उसमें। मतलब ये एरर, उतना स्टील का हिस्सा मुझे एक्स्ट्रा मिला इसमें। अगर ऐसे ही 5000 स्केल बनती हो, हर किसी में ऐसा भी हिस्सा मिल जाए सबको, तो सोचो कि इतना लॉस हुआ ना। समझ में? ये तो स्टील की स्केल है, गोल्ड होता है तो तुम थोड़ी ऐसा अफोर्ड कर सकते हो। हाँ आई सर। होप अभी समझा आपको, ठीक है। तो लेंथ को इस तरह से फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डाला गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, वो 1 सेकंड में मतलब कितना चल के आती है, उसको बोलेंगे हम, या तो ऐसा बोलते हैं, देखो स्पीड, पता है स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, Time. ठीक है। तो लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम बोलते हैं लेंथ। देखना ध्यान से, यहां पे लिख सकते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या तुम लोग को पता ही है? नहीं पता तो उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, खाली तुम्हें बता दूं कि ये स्पीड ऑफ लाइट होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 सेकेंड में वो स्पीड ऑफ लाइट कितना ट्रैवल करती है, 1 सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना ट्रैवल करते हैं, उसको हम बोल देंगे, मतलब सॉरी 1 सेकेंड में नहीं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है 1/278 समथिंग, क्योंकि 1/278 जो है वो इसका ही वैल्यू है एक, मतलब 3 × 10⁸ बहुत ही रफ वैल्यू है।
उसका प्रिसाइज वैल्यू 3987 समथिंग है, ऐसे 8 डिजिट का है। तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना लेंथ बनता है वो उसको बोलते हैं हम 1 मीटर, ऐसा करके डिफाइन किया गया है। एक सेशन लूंगा, मतलब एक लेक्चर में मैं तुम लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जहां पे हम ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ना उस वक्त में। तो अभी तुम्हें इतना समझना है कि स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हमने लेंथ को मेजर किया है, ठीक है। दूसरा मास है। मास तो तुम्हें पता ही है, किसी भी चीज को वजन उसी से मेजर किया जाता है। थर्ड है टाइम, ठीक है, टाइम है। फोर्थ है टेम्परेचर। फिफ्थ है करंट। ये सब क्वांटिटीज तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ये लाइट की ब्राइटनेस है ना, अभी देखना जरा, कम हो गई ना ब्राइटनेस, अभी बढ़ गई ना, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आया? ये ब्राइटनेस जो हम बढ़ाते हैं ना फोन में या फिर लैपटॉप में या फिर टीवी में, ये ब्राइटनेस को ही इंटेंसिटी बोला जाता है। लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको एक तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। उसको सिंपल टर्म्स में हम ब्राइटनेस बोलते हैं, याद रहेगा। Yes, sir. एवरीवन क्लियर है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के दो तरीके, एक मास और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास मतलब तुम किसी भी चीज को, अभी ये मैंने चीज उठाई तो इसमें कितना वजन भरा हुआ है, वो क्या होता है, वजन किस चीज का प्रोडक्ट है पता है? कि इसके अंदर कितनी चीजें भरी हुई है, मतलब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, कितना मास, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उन सब का मास मिला के टोटल मास बनेगा इसका, बराबर ना। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हम लेते हैं, अच्छा मैंने जब तुम्हें इसका मास बताया तो क्या तुम बता सकते हो इसके अंदर कितने एटम है? मैंने बता दिया कि तुम्हें इसका मास 7.5 kg है। 7.5 kg इतना तो नहीं हो सकता, इसका मास समझ लीजिए हाँ, इसका मास यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो। वैसे अगर इसका मास होता 0.75 kg, तो तुम बता सकते थे उसके अंदर कितना एटम है? बोलो। श्रुति, ऋषिका, याशी, साहिल, केतन, आयुष, यस सर। बता सकते थे? जल्दी बताओ। क्या अगर मैंने तुम्हें किसी का मास बताया तुम बता सकते हो उसके अंदर कितने एटम है? हाँ सर। कैसे बताएंगे? बताओ कैसे बताएंगे? बोलो 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 बोलो। हम किसी का सर उसका मास, आइडिया नहीं है। हम किसी का मास जान के उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स है वो नहीं बता सकते। और उसी चीज को हमें कभी कभी केमिस्ट्री में यूज करना पड़ता है, गैसेस के वक्त या फिर लिक्विड के वक्त। कि कभी कभी क्या होता है, हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते ना, तो अगर वहां पे हमने एक अमाउंट से ज्यादा लिक्विड ले लिया या एक अमाउंट से ज्यादा गैस ले ली, तो वो हमारे लिए पॉइजनियस या फिर वो एक्सप्लोजिव हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करके लेना पड़ता है कि इस चीज में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैठे हैं। समझ में आया? मैंने इतना पाउडर लिया, उस पाउडर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट कर करके अगर तुम्हें डालना पड़े ना कि ये इतना चीज है, तब उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी डाउट है इसमें कुछ? बोलो बेटा। No, sir. किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा यूनिट सिस्टम वालों ने बता दिया, और इसी के बेसिस पे हम बाकी सब कुछ करेंगे। लेंथ को उन्होंने बोला कि तुम मेजर करोगे आज से मीटर में, मास को बोल दिया मेजर करेंगे हम किलोग्राम में, टाइम को बोल दिया मेजर करेंगे सेकंड में,
टेम्परेचर को बोल दिया मेजर करेंगे केल्विन में। टेम्परेचर के वैसे 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। समझ में आया? ये 3 यूनिट टेम्परेचर के हैं। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा किधर यूज होता है। डिग्री सेल्सियस वैसी जगह पे यूज होता है जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक तक तुम्हें मैसेज पहुंचाना है कि भाई इतना टेम्परेचर है। जैसे वेदर ब्रॉडकास्टिंग जब करते हैं ना, वेदर ब्रॉडकास्टिंग जब करते हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि आज इतना टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर का मेजरमेंट का यूनिट है जो हर साधारण आदमी को समझता है, हर लेमैन को समझता है, उसको उसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दिया कि 35 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर रहने वाला है, तो तुम अंदाजा लगा लोगे कि भाई ये गर्म है। तुम बता दिया आज -2 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, तुम ये भी अंदाजा लगा लोगे कि बहुत ठंडा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल इंडस्ट्री में। जब तुम्हें डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें 101 का बुखार है, तुमने सुना होगा ना 101 टेम्परेचर हो गया, 102 हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर ना? 37 के 27? जल्दी 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 बताओ। मुझे याद है वहां तक 37 ही है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 37 से 101 जाएगा तो हम जल के राख हो जाएंगे भाई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो डॉक्टर कभी भी तुम्हें ये नहीं बताता 101 हो गया वो 37 से हुआ, वो बताता है तुम्हें डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज 37 डिग्री एंड 310 केल्विन इज 37 डिग्री। मतलब ये तीनों अलग अलग वैल्यू सेम टेम्परेचर बता रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई तुम्हें 37 डिग्री बोले, कोई तुम्हें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, कोई तुम्हें बोले कि भाई ये 310 केल्विन है, ये तीनों का सेम मतलब होता है। समझ में आया? लेकिन जब तुम्हें डॉक्टर बोलता है कि भाई तेरा टेम्परेचर 101 हो गया है, डिफिकल्ट है अभी, तो 98.5 से 101 हुआ है, 1.5 डिग्री बढ़ा है खाली। नहीं समझा? बोलो 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 बोलो। सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना। ओके, बाकी बताओ सब लोग भाई। ऋषिका, केतन, आयुष, जल्दी बोलो बेटा। साहिल, तुम्हें यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नहीं सर। ओके, मैं तुम्हें No, ये कह sir. रहा हूँ कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए फुट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, से काफी सारे यूनिट है ना। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी ये 3 यूनिट है। ऐसा सिर्फ 3 नहीं है, टोटल 5 है, बट मैं तुम्हें सिर्फ अभी 3 बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ये 3 का ही मेंशन होता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ये यूनिट तब यूज किया जाता है ज्यादा करके जब तुम वेदर ब्रॉडकास्टिंग सुनते हो, टीवी में सुनते हो कि टेम्परेचर आज का ये रहने वाला है, कि कल ये रहने वाला है, कि वो ये वो, क्योंकि ये ऐसा एक टेम्परेचर का यूनिट है जो ज्यादा करके लोग समझ लेते हैं। समझ में आया? तुम्हारे पेरेंट्स ने साइंस नहीं पढ़ा है फिर भी वो लोग पता चल जाएगा उनको 35 डिग्री सेल्सियस सुन के कि भाई आज गर्मी होने वाली है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ Yes, बोल sir. दो। ओके, फिर 98.5 डिग्री सेल्सियस, ये सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, ये यूजुअली मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में। जैसे कि डॉक्टर तुम्हें कहता है ना कि 90 तुम्हारा टेम्परेचर है 101, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट में बोल रहा है वो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 गया है, ना कि 37 से 101 गया, ना कि 310 से 101 गया। समझ में? वो गलत है। अभी क्लियर है बेटा? हाँ। और केल्विन जो है वो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है। केल्विन की काफी सारी खासियत है। जब हम टेम्परेचर के बारे में थोड़ा और अभी भी हर एक यूनिट के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बिना तुम्हें ये पता किए आगे अगर तुम कोई भी चैप्टर सीखो, एवरी चैप्टर
तुम्हें फिजिक्स में 34 चैप्टर्स है, 11 12 सब मिला के। तो ये 34 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में इस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तुम 12th में चले जाओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, जेई दो, नीट दो, सीईटी दो, हर किसी में इसके बेस्ड एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। और वो यही टॉपिक में से नहीं, कोई भी चैप्टर में से हो सकता है, पर इसी चीज का क्वेश्चन होगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया तुम्हें? बोलो बेटा। तो टेम्परेचर के भी अलग अलग यूनिट है। डिग्री, ये जो केल्विन मैंने बताया तुम्हें, केल्विन यूज होता है साइंटिस्ट के द्वारा और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में, क्योंकि पूरी दुनिया को बता दिया गया भाई तुम एक दूसरे से डीलिंग करो तो केल्विन में करो, ताकि सब लोगों को कन्वर्जन ना करना पड़े। इधर अमेरिका से कुछ इधर इंडिया में आएगा, इंडिया से कुछ जापान में जाएगा, जापान से कुछ ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, तो हर जगह केल्विन होगा, तो सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट होगा। लोकली तुम्हें जो यूज करना है कर सकते हो, लोकली तो हम भी फुट और पाउंड और ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज में, साइंटिफिक डेटा के एक्सचेंज में हमें वो नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। समझ में आया? बोलो, डाउट है कुछ? इस तरह करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर लिया गया, तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, इस करंट तुमने पढ़ा ही है 10th स्टैंडर्ड में, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडेला लिया गया, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला, ये सबके सिंबल बता रहा हूं मैं। मास, लेंथ को मीटर, मीटर को स्मॉल एम में लिखता है, मास को केजी, केजी को किलोग्राम मतलब केजी ऐसा लिखता है। टाइम को सिर्फ एस भी लिखो तो भी चलेगा, SEC सेकंड लिखो तो भी चलेगा। टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन को के लिखो तो भी चलेगा। करंट को एम्पियर लिखा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD, कैंडेला। और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, जिसको मोल बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था केमिस्ट्री में, मोल। यस सर। हाँ कि ना? बताओ बताओ बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? एवरीवन, श्रुति, याशी, आयुष, ऋषिका, केतन, साहिल, मधुरा, पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया? बता दो तो मैं तुम्हें बताऊं आगे उसके बारे में, वरना सर याद नहीं है। याद नहीं। अच्छा, क्या सर? तुमने मोल पढ़ा है? मोल केमिस्ट्री में, हाँ सर इतने पढ़ा। मोल गैस ली तुमने। हम्म। हाँ, तो बस वो केमिस्ट्री वाला जो मोल है ना, वही यहाँ पे यूज फिजिक्स में भी बताया गया है। क्योंकि एक्चुअली में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भले सब चीज अलग हो, लेकिन मेजरमेंट तो सेम ही होगे ना। समझ में आया? हाँ सर। तो मेजरमेंट का पूरा हिस्सा फिजिक्स ने उठा लिया। इवन तुम यही सेम चीज केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अल्पेश सर भी तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, तब तुम्हें इजी पढ़ना चाहिए। समझ में आया? तब वो ज्यादा करके तुम्हें मोल का बहुत ज्यादा डिटेल देंगे। मैं तुम्हें फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। कोई डाउट है? नो। नो सर। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल बताता हूँ। स्पीड, स्पीड, सर एरिया। हाँ एरिया, वेरी नाइस। अच्छा, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तुम सोचोगे तो लेंथ भी एक लेंथ है और ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, दोनों लेंथ ही तो है ना भाई, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, बस इसका नाम दे दिया गया ब्रेड्थ, इसका नाम दे दिया गया लेंथ। तब जाके तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एरिया मिला। नहीं समझे? समझे सर। वेरी नाइस। तो ये एरिया जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, और लेंथ नहीं पता होता तो एरिया नहीं बन पाता। तो इसलिए एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम लेंथ विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आई होप आपको समझाइए, इसीलिए इसको डिराइव्ड बोला गया। स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज अ लेंथ, राइट? इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। टाइम Yes, इज व्हाट? टाइम डिपेंड्स ऑन, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब स्पीड तभी हम बता सकते हैं जब हमें लेंथ पता हो और टाइम पता हो। विदाउट नोइंग लेंथ एंड टाइम हमें नहीं पता होगा स्पीड भी क्या है, हम बता ही नहीं सकते थे कभी। क्या तुम्हें समझा? यस सर। पक्का?
इसीलिए स्पीड को बोला गया कि भाई ये डिराइव्ड क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल, डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम, वो फंडामेंटल दोनों पे डिपेंड करता है। तो एवरी डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल एंड सिमिलरली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उनको किसी और में से डिराइव नहीं किया गया। ये अभी का एक वेग डेफिनेशन है जो तुम्हें समझ के रखना है। बाकी मैं तुम्हें इसको भी थोड़ा आगे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, अभी के लिए नहीं। समझ में आया? फंडामेंटल को किसी से डिराइव नहीं किया गया। लेंथ के लिए तुम्हें किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, सीधा स्केल लेके मेजर करना पड़ता है। मास के लिए तुम्हें किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तुम्हें सीधा स्केल लेके मेजर करना पड़ता है। टाइम के लिए भी ऐसा ही है, घड़ी से मेजर कर लोगे थोड़ी, क्या फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर टाइम पता करोगे। नहीं समझा? समझा सर। तो इसलिए उनको फंडामेंटल में डाला, बाकी सबको डिराइव्ड में डाला। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जिनके पता रखने के लिए या जिनके मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे स्पीड को पता करने के लिए लेंथ तो मेजर करना ही पड़ेगा और टाइम भी मेजर करना पड़ेगा, तब जाके स्पीड बनेगी। एरिया को मेजर करने के लिए 2 बार लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए 3 बार लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। नहीं समझा? हाँ सर हाँ। समझा। इसीलिए उनको हमने डिराइव्ड क्वांटिटी बोला है, याद रहेगा? यस सर। ओके ग्रेट। तो ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी एग्जांपल है। अगर तुम्हें स्पीड पता है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, स्पीड पता है तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। फिर एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स पता है तो वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बराबर है? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या ये सारी चीजें फंडामेंटल से ही डिराइव होगी? Yes. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी डिराइव्ड के ऊपर इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जब हम टॉपिक एग्जैक्टली पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, तब थोड़ी सी और बातें करेंगे उसके ऊपर। समझ में आया? Yes, sir. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वन ऑफ द लास्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम। इसमें सिर्फ 2 ही ऐसी क्वांटिटी थी जो फंडामेंटल में भी नहीं डाल सकते थे, जो डिराइव्ड में भी नहीं डाल सकते थे। फिजिक्स में 2 ऐसी क्वांटिटीज है जिनको ना फंडामेंटल में जगह मिल सकती है ना डिराइव्ड में, तो उनके लिए अलग से टाइप बना लिया गया। आज से इसको Solid बोलेंगे angle. क्या क्या क्या? Solid angle. यस वेरी नाइस। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आया? क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? नो नो सर। No, sir. एवरीवन कम ऑन गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। No, sir. ओके तो एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2 लाइन या 2 प्लेन के बीच का एंगल। जैसे कि एक एग्जांपल दो तुम्हें, तो ये बुक है हमारे पास में, ये बुक है, इस बुक को ऐसे ओपन कर दिया मैंने, तो अभी ये 2 सरफेस के बीच में एंगल बना ना, ऐसा देख रहे हो ट्रायंगुलर, ये इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। 2 प्लेन के बीच का एंगल, 2 सरफेस के बीच का एंगल ऐसा दिखेगा वो। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेन के बीच का एंगल, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल। लैग हो रहा है क्या बेटा? आयुष क्या ट्राई कर रहे हो, पढ़ाने का है क्या? नहीं सर वो गलती से हो गया, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं। ये समझा तुम्हें? प्लेन एंगल समझा बेटा? ट्रायंगल के Yes, अंदर sir. जो एंगल होता है उसको भी प्लेन एंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल के बीच में जो एंगल होता है उनको भी प्लेन एंगल बोलते हैं। ये ऐसे एंगल्स है जो किसी एक सरफेस में ला दिए जाए। मतलब एक फोटो फ्रेम बना दोगे तो उसमें पूरा आ जाएगा। 3D नहीं है, 2D है। 2D मतलब समझता है? एक सरफेस के ऊपर तुम जब मूवी देखने जाते हो तो एक ही स्क्रीन के ऊपर सब दिख जाता है ना तुम्हें। कोई चीज स्क्रीन में से बाहर आती है क्या? नहीं ना। कोई चीज स्क्रीन से अंदर जाती है क्या? नहीं। लेकिन एक ही स्क्रीन के ऊपर जब सब कुछ दिख जाता है, एक ही सरफेस के ऊपर जब सब दिख जाता है, अभी तुम्हारे सरफेस के ऊपर पूरा मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं से हाथ हिला रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक ही सरफेस के ऊपर फोन में दिख रहा है। तो ये 2D पिक्चर देख रहे हो तुम, 2 डायमेंशनल। समझ में आया?
तो 2D एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। कोई डाउट है बोलो। No, sir. लेकिन इसी तरह से एक एंगल और होता है जो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कि हम अगर बात करें कि मैंने समझ लो एक लाइन बनाई, फिर इसको ट्रेस करके हमने सर्कल बना लिया। सॉरी, सर्कल अच्छा नहीं बना रहा, एक सेकेंड। सर्कल, देखिए ये मैंने एक सर्कल लिया, बराबर हो गया हमारा सर्कल। इस सर्कल को मैं कैसे बनाता हूं, यहां से एक ऐसा लाइन बना के फिर उसको ऐसा ट्रेस बैक करके, ऐसा पूरा ट्रेस करना पड़ता है ना रेडियस को, तब जाके सर्कल बनता है। नहीं समझा? जब इसको ट्रेस कर समझा। रहे होगे तो क्या कहीं तो इधर भी रुका होगा वो, तो ये भी तो एंगल थीटा ही है। फिर ये यहां पे रुका होगा तो ये भी तो एंगल थीटा ही है। नहीं समझा? तो पूरा एंगल थीटा से ही बना ना। जब ये एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 360 डिग्री, तब सर्कल बन गया। तो आप लोग बताएं स्फीयर कैसे बनेगा? सर क्या 180। क्या कभी तुम इसे स्फीयर बना सकते हो? कभी प्लेन एंगल से स्फीयर बनेगा क्या? नहीं श्रुति? नहीं अच्छा, ये आयुष आयुष कह रहा है नहीं। श्रुति? Yes, sir. बेटा सर्कल से कभी भी प्लेन एंगल, ऐसे एंगल को यूज करके कभी स्फीयर बना पाओगे क्या? बोलो बोलो बोलो, हाँ ना? नहीं सर। याशी ने भी ना बोल दिया। श्रुति बेटा आप बता दो। ऋषिका, साहिल, केतन, मधुरा, जल्दी बताओ बेटा। सर नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक अलग टाइप का एंगल पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल को हटा के, सॉरी उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऐसा होता है, ये कोन है। समझ में आया? कोन। तो उसमें ये जो एंगल है ना 3D एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको गामा से रिप्रेजेंट, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा साइन बोलता है। ठीक है, ये 3D एंगल दिख रहा है तुम्हें कोन जैसा एकदम, इसी को एक्सटेंड करोगे ना तो स्फीयर बन जाता है। अभी ये प्लेन पेपर है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता इस पे कि स्फीयर कैसा दिखेगा, पर तुम इमेजिन कर सकते हो। कोन को हर साइड से एक्सपांड कर दो, ऊपर से भी ऐसा खोल दो, ऐसे भी खोल दो, तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा ना। समझा? कोन 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 कोन। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज मेड अप ऑफ कोन्स। और ये कोन के अंदर जो ये एंगल बना ना हमारा छोटा सा एकदम खूबसूरत सा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। याद रहेगा? ये सॉलिड Yes. एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल इज अ 3D एंगल। अगर ये नहीं होता तो हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते, जैसे कि स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब नहीं बना पाते। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ आया। ये सॉलिड एंगल को और प्लेन एंगल को फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्यों नहीं डाला, इसका आंसर तुम्हें ढूंढना है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। फिजिक्स में हर चीज का रीजन होता है, कोई भी चीज अभी तक बिना रीजन के बताई नहीं गई है। तो फिजिक्स में हर चीज का रीजन होता है। बात ये होती है कि उसको प्रूव किया गया कि नहीं किया गया, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो हम बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, बहुत बच्चों वाला फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को क्यों फंडामेंटल और डेराइव में डाला, किसी को पता है? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। श्रुति, ऋषिका, याशी, साहिल, आयुष, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, बोलो 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 जल्दी। पता है नहीं पता है? यस और नो बोलने में कितना सोच रहे हो? No. श्रुति डजंट नो, ओके। ऋषिका, No, no, sir. No, याशी sir. या आयुष, No, sir. साहिल, No, sir. मधुरा, नो सर। No, ग्रेट, sir. ओके। तो तुम्हें नहीं पता तो तुम ये ढूंढो जरा, क्यों प्लेन एंगल और सॉलिड, बिना गूगल मारे प्लीज यार, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को क्यों फंडामेंटल और डिराइव्ड में नहीं काउंट किया गया, ये तुम्हें मुझे अगले सेशन तक बताना है, ठीक है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। Sir, because लेकिन of its volume. क्या? Because of its volume. मैं समझा नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट? बिकॉज ऑफ? Because of its volume. नो नो, दिस इज नॉट द रीजन। देयर इज अ ब्यूटीफुल रीजन, बहुत सिंपल सा रीजन है। तुम्हें अगर एंगल क्या होता है ये भी पता होगा ना, तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि एंगल क्या होता है, तुमने अभी तक ऐसा ही सोचा होगा एंगल ऐसा 30 डिग्री बना है, ये एंगल है। लेकिन एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंगल बना कैसे, ये तुम्हें अगर पता हो तो तुम इसका आंसर आराम से बता पाओ। अभी के लिए मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं लूंगा, सस्पेंस को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस ही रखते हैं, है ना? तुम ढूंढना कैसे आया, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है? इतना तो तुम्हारे हर चैप्टर में यूज होगा। आई विल कंटिन्यू विद दिस सेम पर्टिकुलर थिंग इन नेक्स्ट सेशन, बट तब तक के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं फिजिक्स में। फिजिक्स में मैं तुम्हें सारा 11th-12th कंबाइंड बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए फिजिक्स में क्या है क्या नहीं। फिजिक्स में देखिए, सबसे पहले बेसिक फिजिक्स होता है, बेसिक फिजिक्स बोलो, बेसिक मैथ बोलो। ये बेसिक फिजिक्स में और बेसिक मैथ वाले कंबाइंड टॉपिक में तुम्हें सबसे पहले ये यूनिट आएगा, यूनिट वाला जो अपन पढ़ रहे हैं, जिसको डायमेंशंस बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, तो इसको अभी के लिए मैं मेजरमेंट नाम दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम्हें पढ़ाऊंगा वेक्टर। उसके बाद केयू सर तुम्हें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। ये फिजिक्स में मैथ्स का हिस्सा है, बट फिजिक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट मैथ्स। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल चीजें फिजिक्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे लेवल बढ़ाना है फिजिक्स का, तब मुझे बिना मैथ्स के वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सर्कल का फॉर्मूला, ये जो 2πr जो सॉरी पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr है, सर्कल का फॉर्मूला ये किस तरह से ये πr² होता है, एरिया का फॉर्मूला, ये मैथ्स से एक्चुअली डिराइव किया गया है, समझ गया? तो मैथ्स की हेल्प लेके हम एक दूसरे को डिराइव करते हैं और उसी तरह से फिजिक्स भी आगे बढ़ता है। तो ये तुम्हें फिजिक्स का ए हिस्सा मैथ्स में कराया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें बेसिक में कुछ हिस्सा खुद करना पड़ेगा, जैसे कि सारे शेप के वॉल्यूम और एरिया का फॉर्मूलेस, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, समझ में? क्यूब, क्यूबॉइड। हाय श्रुति, क्या हो गया था, नेटवर्क चला गया था बेटा? शेप का हर एक शेप, क्यूब है, ट्राइंगल है, पिरामिड है, इन सब का एरिया, वॉल्यूम, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, तुमने ऑलरेडी पता है, ये सब में टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे। इसके बाद आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक्चुअली तुम अभी भी पढ़ोगे 11th-12th में, और इंजीनियरिंग जाओगे तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे। तो मैकेनिक्स में एक आता है काइनेमेटिक्स, दूसरा आता है काइनेटिक्स।
ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। एक सेकेंड, ओके। एक आता है काइनेमेटिक्स और एक आता है काइनेटिक्स। इसके अलावा थोड़ा वर्क, पावर, एनर्जी और ये सब भी आता है, बट मैं उसको काइनेटिक्स में डाल देता हूँ। वर्क, पावर, एनर्जी, ये काइनेटिक्स में हम डाल देंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम पूरा मोशन के रिलेटेड पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में हम मोशन पढ़ते हैं। और ये मोशन में हम, सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी अलग अलग टाइप्स के मोशन है, जैसे कि लीनियर मोशन, किसी पार्टिकल का सीधा ट्रैवल करना, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कल में ट्रैवल करना। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये सब सर्कल है। रोटेशनल मोशन, ये फैन जो परफॉर्म कर रहा है, इट इज अ रोटेशनल मोशन। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ये सब कुछ अलग अलग टाइप के मोशन पड़ते हैं। लेकिन हर मोशन में एक चीज कॉमन होती है कि तुम्हें सिर्फ 3 ही क्वांटिटी पढ़नी पड़ती है। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी हुई, स्पीड वेलोसिटी एक क्वांटिटी हुई, और एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी हुई। इसके साथ टाइम। इतनी चीजों में तुम पूरा काइनेमेटिक्स कर सकते हो। अलग अलग टाइप के मोशन सारे इसी से पढ़ोगे। समझ में आया? डाउट है? फिर काइनेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। सोचो ध्यान से, फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा, तो फोर्स को हम इसमें पढ़ते हैं। एनर्जी दोगे तो मोशन होगा, वर्क डन करोगे तो मोशन होगा। तो जिन भी चीजों से मोशन प्रोड्यूस होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। डाउट अभी? नो। ओके। इसके बाद में हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन तो ऑलरेडी तुम्हें आइडिया है ही मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, है ना। इसके अलावा फिर हम हीट पढ़ते हैं। हीट में थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसे सारे टॉपिक के नाम है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन फिजिक्स का पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है। थर्मो भी होता है, सब कुछ होता है। इंजन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल एग्जांपल दूं तो तुम्हें पता है, वो एक मिस्टर बीन में एक एपिसोड देखा होगा तुमने। मिस्टर बीन एक स्टील के बर्तन के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। कोई कोई सर्कस में या वहां पे लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली कड़काते हैं उन लोग शो के अंदर ही। ये सारी बिजली कैसे कड़कती है, वो आसमान से गिरती है बिजली, वो शो के अंदर कैसे अचानक से उनके टाइम पे आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कमाल होता है। ऐसे काफी सारी चीजें। तुम बचपन में कोम को ऐसा घिसते थे और फिर उसको लगा देते थे, किधर टच करते थे तो कागज चिपक जाता था ना। ऐसा तो किया ही होगा, कोम को या फिर स्केल को ऐसा रब कर करके फिर कागज चिपका देते। किया है? Yes, sir. स्कूल ही नहीं गए तो सबको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसी तरह से फिर थोड़ा और है आगे, तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, ये सब कुछ तुमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा है। करंट के बाद हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स तो तुम्हें पता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। काफी सारी चीज है। वो भी इंस्टाग्राम पे ये वायरल हुआ ना, और आकर के, जिसमें वो खड़े हो जाते हैं फिर फोटो खींचता है, फिर पीछे पूरा बैकग्राउंड बदल जाता है। हाँ सर, रन अवे हो रहा। हाँ, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा बनता है रियल में। वो फोटो में तो ऐसे ही फिल्टर है, बट रियल में वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। सन से काफी सारे रेडिएशंस जब आते हैं तो सन के अंदर काफी सारा हाइड्रोजन है जो हीलियम बनता है, ठीक है। सन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन है जो हीलियम बनता रहता है। अभी के प्रेजेंट स्टेट में सन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब सन इज इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट। आज से 5 बिलियन साल बाद सन के पास जितना भी हाइड्रोजन है जो तोड़ तोड़ के हीलियम बनाता है, सारा हाइड्रोजन हीलियम बन जाएगा। फिर सन का काम खत्म हो जाएगा, फिर हमारी सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगी, मतलब फिर अर्थ का भी दी एंड होगा। तो इसका मतलब सन के ऐसे एक्सप्लोजन की वजह से, सन के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोजन होते रहते हैं, वो एक्सप्लोजन में से कुछ गैसेस और कुछ अमाउंट ऑफ आयंस निकल जाते हैं ना,
तो आयंस जो होते हैं, आयंस का पूरा क्लाउड ट्रैवल करता है और अर्थ तक आ जाता है। ये हमारा ब्लू प्लैनेट ले लेते हैं, ये अर्थ तक आ जाता है और अर्थ के पास तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली एक अंदाजा दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड में आके वो यहाँ पे नहीं आ पाता, मतलब इस हिस्से में उसको नहीं आने देता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वो आयन को रिपेल कर देता है। अभी तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव आयन को कैसे रिपेल करती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऐसा होता है। ये क्लाउड का सारा हिस्सा यहाँ चले जाता है, क्योंकि वहां पे देखिए लाइंस और फोर्स अंदर जा रही है। तो इसको डे टाइम एरोरा और नाइट टाइम एरोरा ऐसे में डिवाइड किया जाता है। थोड़ा पार्ट इधर से आ जाता है, थोड़ा पार्ट जो पास ऑन हो जाता है वो भी वापस इधर आ जाता है। तो रात को और दिन में 2 टाइम ऐसा एरोरा दिखता है। समझ में आया? तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा सब मैग्नेटिज्म में, जब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ता है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अभी के लिए इतना एक बताने के लिए काफी था। फिर हम मैग्नेटिज्म और करंट को कंबाइन करते हैं और एक नया यूनिट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक अकेला काम नहीं करती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। मतलब इसके पहले भी एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैंने थोड़ा ये गंदा सा कर लिया डिस्टिंग्विश, MEEC लिखता हूं उसको। तुमने सुना होगा MEEC ना बेटा, सुना है MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हेलो 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 हेलो। मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट ऑफ sir. इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाना। किसको यूज कर रहा? इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेट्स बनाते हैं। मतलब समझा? हाँ सर। तो MEEC में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर एक सेकंड, में उल्टा नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं, बराबर बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में मैग्नेट्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। समझ में? एक दूसरे का उल्टा चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, जिसको मैं एक काम करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स बता देता हूं तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में 3 चीजें आएगी तुम्हें। एक एटॉमिक फिजिक्स, फिर एक न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस के अंदर तो पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बोलो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये गलत है। न्यूक्लियस के अंदर देयर आर मोर देन 63 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो वो सारी चीजें हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जब तुम पढ़ोगे उसी के बाद तुम्हें पूरी ऐसा मतलब दुनिया में दिलचस्पी जागेगी कि फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। फिर एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये 3 चीजों के मैं मॉडर्न फिजिक्स में डालता हूँ क्योंकि ये हिस्सा 19th सेंचुरी में ही डिस्कवर हुआ है, इसलिए उसको मॉडर्न बोला जाता है। फिजिक्स का सबसे नया नया हिस्सा है। उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को पढ़ते हैं। क्या तुम्हें समझा? सीधा सीधा इसको ऑप्टिक्स बोल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको। और ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रे ऑप्टिक्स, जो तुमने स्कूल में पढ़े थे ना, रे डायग्राम्स, जहां पे लाइट को रे बना के समझते हो। यस। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, लाइट को वेव बना के समझते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये तुम्हारा पूरा फिजिक्स है। समझ में आया? बेसिक मैथ्स, मैकेनिक्स जिसमें काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन एक ही चैप्टर है वो, बट छोटा सा ही है, पढ़ लोगे तो इजी है। क्योंकि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक समझ गया तो तीनों समझ जाते हैं, ऐसा होता है। फिर ऑप्टिक्स है जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है। ये पूरा फिजिक्स है तुम्हारा। समझ में आया? अभी ये जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, हम जो 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते हैं ये तुम्हारे
पूरे फिजिक्स का, जो दुनिया में जितना भी फिजिक्स सबको पता है, उन सारी ब्रांचेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये सारे फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस है। तुम आगे जाके किसी एक ब्रांच में किसी एक चैप्टर के ऊपर डिस्कवरी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ सुपरफिशियली बताया जाता है, बेसिक्स पढ़ाया जाता है फिजिक्स के। समझ में आया? फिजिक्स के डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स इज वेरी मच इजी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। कॉमन सेंस से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो हो जाएगा। तुम्हें फिजिक्स से जो डर लगता था वो अगर पहले से हटा दोगे तो अच्छा है। Sir, so और how many chapters are there in 11th? 11th में बेटा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो 14 चैप्टर्स ही है, 14 या फिर 15 है कुछ। और 12th की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 16 चैप्टर है। लेकिन हम वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को एग्जैक्टली अभी पूरा टिपिकली गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को ही नहीं मानेंगे बोर्ड्स की। हम जिस हिसाब से हमारा फाउंडेशन मतलब बेसिक्स बिल्ड हो उस हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब हम सबसे पहले ये पूरा पार्ट सीख लेंगे। जिसको ये आता है ना उसको काइनेमेटिक्स आता है, जिसको काइनेमेटिक्स आता है उसको एनएलएम और ये सब आता है, मतलब काइनेटिक्स आता है। फिर धीरे धीरे बाकी जितने भी चैप्टर तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरे के पूरे चैप्टर इनके हेल्प से ही आगे जाता है। समझ में आ रहा है? तो इनिशियली हम टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करेंगे, इनिशियली हम बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग करने पे काम करेंगे पहले 2-4 महीना। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स उठाए, फिर हम कोई भी टॉपिक्स उठाए तो हमारे होते जाएंगे। समझ में आया? There are Sir, तो 34 फिर chapters. ओवरऑल Sir, देखा जाए तो हर फिर एक टॉपिक को तोड़ तो 34 टॉपिक्स बनता है। बोलो। Sir, तो 12th और 11th का कंबाइन करके नीट में टोटल कितने आए तो फिर बेटा ऐसे? ये बोला ना 34 सब चैप्टर आएंगे। जेई पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो तो उसमें ये पूरा पढ़ना है, ठीक है? जेई और नीट में पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर तुम एमएसटी सीईटी पढ़ रहे हो तो एमएसटी सीईटी में 11th के जो टॉपिक्स है वो समझने हैं, लेकिन 12th के टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे और 11th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स। समझ में आया? कोई डाउट अभी? जेई के ओके अंदर सर। फिजिक्स होता है 100 मार्क का, 100 मार्क का होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का। नीट के अंदर फिजिक्स होता है 180 मार्क्स, 180 180 360 हाँ बराबर 180 मार्क्स का होता है। केमिस्ट सीईटी के अंदर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो तुम डिवाइड करके बता सकते हो वैसे। केमिस्ट सीईटी के अंदर फिजिक्स आएगा 50 मार्क का और 50 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है? बट सीईटी मेनली फोकस इज ऑन 12th स्टैंडर्ड। तो 11th का बेसिक्स पता होगा तो ही 12th आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की टेक्स्ट बुक के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में भी है, 12th में भी है, करंट 11th में भी है, 12th में भी है, ग्रेविटेशन पहले 12th में ही था सिर्फ, अभी सिर्फ 11th में। समझ में आ रहा है? मैकेनिक्स आधा 11th में आधा 12th में। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग 11th स्टैंडर्ड यू कैन नॉट गो फॉर 12th स्टैंडर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। किसी को कोई डाउट है कि क्या पढ़ने वाले हो तुम 2 साल? बताओ। सर तो फिर नीट के लिए बुक्स कितने आएगी ये सब्जेक्ट के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम डाइजेस्ट नहीं खरीदोगे। सबसे पहली चीज, तुम मेरी क्लास नोट्स अच्छे से बनाओगे। क्लास नोट्स में ही हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाए, तुम्हारे पास में टेक्स्ट बुक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जीटीबी बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के थियोरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम्स, ये दोनों तुम सॉल्व करोगे। और कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, वो भी वही नोट्स में आएंगे। उसके बाद में तुम्हें हमारे साइड से एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ये एमसीक्यूज भी तुम्हें उसी नोट्स में सॉल्व करने हैं। सो यू हैव टू मेक वन बाइबल जिसमें ही तुम पढ़ोगे, क्योंकि हम अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं बनाते। मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा तुम्हें पढ़ाने का तरीका एक ही बुक में होना चाहिए। जिस दिन एग्जाम हो मेरी बुक उठा के पढ़ने का। समझ में आया? तुम्हें चाहिए तो तुम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और ये एनसीईआरटी, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स और एनसीईआरटी ले सकते हो। बट मेरा मेनली जो फोकस होगा वो नोट्स पे होगा, जिसमें एमसीक्यूज आई विल प्रोवाइड।
सर MCQs एनसीईआरटी लेंगे तो फिर तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें से ही फिर उसमें NCERT से इज भी लाइक अ टेक्स्ट बुक, राइट? NCERT तुम्हें बायो की सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी, बायो और केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो मेरी नोट्स ही तुम्हारे लिए काम आएगी खाली। ओके। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है? यस सर। नो। किसी को फिजिक्स के बारे में कुछ पूछना है बेटा? ऋषिका, मधुरा, साहिल, आयुष, याशी, क्लियर है? नो सर। ठीक है, तो यस सर। आगे के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते फिर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। I'll थैंक यू hand over सर। it to Keyur sir. Keyur sir, are you there? No, Hello. sir, no, sir. Okay. चलिए फिर we'll wind up here. Bye bye. See you. Take care.